हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइज़र का मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट 4। इसके पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस सेट है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक जिसमें पुराने 3 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी हूँ, जुड़ जाइएगा। साथ में हमारी एक और सीरीज़ चल रही है, ए सीरीज़। ये टॉपिक वाइज, इसमें हम टॉपिक वाइज थ्योरी कराते हैं, टॉपिक वाइज MCQ कराते हैं, तो वो भी आप लोगों को ज्वाइन करना है। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में हमारे चैनल पर एक 2017 का पेपर भी चल रहा है जो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हुए हैं, अलग अलग शिफ्ट में, तो बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है डायलिसिस किससे संबंधित है। जनरली इस क्वेश्चन को सभी लोग जानते होंगे कि डायलिसिस क्या होता है। तो डायलिसिस बोलते हैं, अगर हिंदी शब्द में बोला जाए तो रक्त का जो शुद्धिकरण है उसको हम डायलिसिस बोलते हैं। ब्लड प्यूरिफिकेशन को क्या बोला जाता है? डायलिसिस। मतलब हमारा डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा जो ब्लड को शुद्ध करने की प्रक्रिया है वो की जाती है, तो इसको हम हिंदी में अपोहन भी बोलते हैं। आपसे अपोहन भी पूछा जा सकता है कि अपोहन किससे संबंधित है। तो इन मस्तिष्क, यकृत, आँखें या वृक्क, तो जो डायलिसिस होता है वो वृक्क से संबंधित होता है। और जब हम मानव शरीर की जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है तो एक आर्टिफिशियल या एक कृत्रिम जो किडनी लगाई जाती है जिसको डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर है, मतलब जो संपूर्ण ब्लड होता है मानव शरीर का, वो वृक्क के माध्यम से ही या किडनी के माध्यम से ही शुद्ध होता है। तो ये याद रख लीजिएगा। मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए 2 जोड़ी किडनी होती है। 2 जोड़ी किडनी मनुष्य में पाई जाती है। और बोलते ना, एक किडनी खराब हुई तो दूसरी पे व्यक्ति, बहुत सारे लोग हैं जो एक किडनी पे जीवित रहते हैं, किडनी का डोनेट भी हो जाती है किडनी। तो ये 2 किडनी जो होती हैं मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण का और उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती हैं। अगर ये किसी कारणवश ख़राब हो जाती है तो आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है जिसको डायलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? मनुष्य में जो कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो मनुष्य में कपाल जो कोशिकाएं हैं वो कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 8, 12, 25, 31, कितनी जोड़ी जो कपाल में पाई जाती हैं मानव के, तो ये कितनी पाई जाती हैं मानव के शरीर में कपाल कोशिकाएं? तो ये आप लोग सोचिए कि कितनी पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा कि मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको हम कपालीय या क्रेनियल, जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं उनको क्रेनियल तंत्रिकाएं भी बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा। कपाल तंत्रिकाओं को और क्या बोला जाता है? क्रेनियल तंत्रिका बोला जाता है। ये मस्तिष्क से निकलती हैं, मस्तिष्क से निकलने वाली ये तैयारी होती हैं, मस्तिष्क से निकलने वाली ये तंत्रिकाएं होती हैं। और मस्तिष्क में ये 12 जोड़ी पाई जाती हैं। मस्तिष्क में कितने जोड़ी पाई जाती हैं? मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं उनको 3 समूहों में बांटा गया होता है। एक होती हैं इसमें संवेदी तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो 3 जोड़ी होती है। दूसरी होती है प्रेरक तंत्रिकाएं, जो प्रेरित करती हैं, इनकी जो संख्या होती है वो 5 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 5 जोड़ी। और अगली होती हैं संयुक्त, जो संयुक्त मतलब होता है मिश्रित, इनकी संख्या जो होती है 4 जोड़ी होती है। तो 5, 4, 9 और 3, 12, इस प्रकार से टोटल ये कितनी होती हैं? 12। तो याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं मानव के शरीर में पाई जाती हैं और इनको 3 समूहों में बांटा जाता है। कपालीय जो तंत्रिका होती है वो क्या होती है? मस्तिष्क से निकलती है। इनको कौन सी तंत्रिका बोलते हैं? इनको क्रेनियल तंत्रिका बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? जो शरीर में उत्तेजना पैदा करता है, अग्नाशय, अवटु, पीयूष या अधिवृक्क? तो अधिवृक्क इसका आंसर हो जाएगा। अधिवृक्क को एड्रेनल ग्लैंड भी बोलते हैं या एड्रेनल ग्रंथि भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो मानव शरीर में एड्रेनल ग्रंथि है जिसका संबंध होता है शरीर में उत्तेजना पैदा करना होता है। इसे संघर्ष या पलायन हार्मोन भी बोलते हैं, याद रखना।
किस ग्रंथि को संघर्ष या पलायन हार्मोन बोलते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि को ही संघर्ष या पलायन हार्मोन बोलते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होता है तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा उत्तेजना पैदा हो जाती है। तो कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से? अधिवृक्क या एड्रिनल। एड्रिनल को और क्या बोलते हैं? पलायन हार्मोन भी बोलते हैं और संघर्ष हार्मोन भी बोलते हैं। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रिनल या रिलैक्सिन। इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, जो आपातकाल में इसका यूज़ हो जाता है, इसलिए इसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो इसका आंसर है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसको आपातकालीन और जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। कौन से हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन और जीवन रक्षक हार्मोन बोला जाता है? एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसको आपातकालीन हार्मोन और जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। इंसुलिन में एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जो इंसुलिन होती है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? ये आप लोग बताएं। वैसे तो मैं बताने वाली थी, आप लोग बताएंगे कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है ये आप लोग सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। सभी लोग बताइएगा इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। एक और बात फ्रेंड्स, आप कितनी भी सारी बुक्स पढ़ लीजिए, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में वहाँ से आपको लिखा होगा सिलेबस में कि यहाँ से पूछा जाएगा, लेकिन वहाँ से उस टॉपिक से संबंधित नहीं पूछते हैं। ऊपर से क्वेश्चन अलग अलग बना के पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि हो गया संचार वाला टॉपिक, सामुदायिक संगठन मोबिलाइजेशन वाला टॉपिक, ये जो टॉपिक हो गए हैं, है ना। इसके बाद प्रबंधन के कुछ टॉपिक हो गए हैं, संचार जो कौशल जो गद्यांश वाला पार्ट हो गया है वो हो गया है। ये वाला जो टॉपिक है सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में, यहाँ से पिछली शिफ्ट में देखा गया है कि अपन इनके मॉडल पढ़ के परेशान, इनके प्रकार पढ़ के परेशान और अलग ही लेवल क्वेश्चन का दे दिया। तो यही कारण है कि हमने जो सुपरवाइज़र के अपने नोट्स तैयार किए हैं, इनका पोर्शन बहुत कम रख के जो इनसे पूछने वाले प्रश्न हैं उनको ज़्यादा करवाया जाएगा, क्योंकि इनसे जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मेरे जो सुपरवाइज़र के नोट्स हैं आपको इस प्रकार के मिलेंगे। इसमें टोटल ये 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं। किसी के घर पहुंची थी जिन्होंने फ़ोटो पहुंचाया है, तो इसमें 7 बुकलेट दी जाती हैं, जिसमें एक होता है प्रैक्टिस सेट, जहां पे MCQ है 3000 प्लस, एक आपको वन लाइनर बुक मिलती है और 5 बुकलेट मिलती हैं थ्योरी की। ये 7 की 7 बुकलेट आपके घर पर पहुँचती हैं। इनका चार्ज 1399 है और 100 कुरियर चार्ज है। केवल ये 7 बुकलेट हम नहीं पहुँचा रहे हैं। मैं ये बोलती हूँ कि मेरे नोट्स का काम तो 40% है, जो 60% जो काम करेगा वो मेरा ग्रुप करेगा। मेरी जो ऑनलाइन तैयारी है, जो मैं आपको ग्रुप के जो आपको नोट्स के साथ एक ऑनलाइन ग्रुप प्रोवाइड कराती हूँ, वो जो तैयारी है वो जो इतनी इम्पॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। जहाँ मैं केवल और केवल ऐसे फैक्ट कराती हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को सरल करके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को इकट्ठे करके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाना है, वो मैं कवर वहाँ पे कराती हूँ। ये जो ग्रुप होता है वो केवल मेरे नोट्स लेने पर ही मिलता है। ये ऑनलाइन ग्रुप में डेली के डेली टेस्ट होते हैं। डेली आपके करीब 100 से 150 प्रश्न आपके तैयार करवाती हूँ। करीब एग्ज़ाम तक मैं करीब इसमें 40,000 प्रश्न आपके तैयार करवा दूंगी। एग्ज़ाम तक करीब 40,000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अभी हमारे ग्रुप में कल का जो टॉपिक था वो कम्युनिकेशन था, जिसको हम संप्रेषण बोलते हैं। संप्रेषण का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों ही पार्ट में मैंने उसको बहुत ईजी लैंग्वेज में करा के आप लोगों को PDF प्रोवाइड कराई है, जिन्होंने नोट्स लिए होंगे, और उस PDF से मैंने टेस्ट भी लिया है और आज भी सेकेंड पार्ट भी उसका टेस्ट होगा। इसके बाद आपका जो कम्युनिकेशन है आपको दोबारा नहीं पढ़ना है, आपका सॉल्व हो गया। अब आपको दूसरे टॉपिक पे फोकस करना है, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन है ना बहुत अलग आते हैं। आप कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें कि जो आपको बिना ही पढ़े ही सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, वो आपको मेहनत करने वाली बात है। जैसे कि ICMR रिपोर्ट हो गई, मानव अंग हो गया, मानव शरीर हो गया, इन पे आपको फोकस करना है। बाकी के सारे टॉपिक ये मेरी गारंटी है, मैं आपको कवर करवा दूंगी। आपको इसमें बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, केवल मेरे नोट्स और मेरे ग्रुप पढ़ना है। मेरे ग्रुप जो आपको मिलेगा, जो तुरंत आपको जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे ही आपको हम ग्रुप से जोड़ देंगे। ग्रुप में आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, 6 से 7 दिन में आपके पास नोट्स पहुंचा देंगे।
बहुत ही शानदार तैयारी ग्रुप में चल रही है और ग्रुप 100% आपको सुपरवाइज़र में सिलेक्शन दिलाएगा। जो लोग भी हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। कहीं भी आप बैठे हो, बुक नहीं पकड़े हो, बुक नहीं लिए हो, लेकिन आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में मैं PDF पहुँचाती हूँ, मोबाइल में बहुत सरल तरीके से क्वेश्चन बना के पहुँचाती हूँ। पोल होते हैं, दिन ही दिन में बहुत सारे प्रश्न आपको याद हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे ही अभी नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भरना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद डेली आपका टारगेट रहेगा 200 से 300 प्रश्न तैयार करवाने का। तो हमारा एक गारंटी है कि आपको हम सुपरवाइज़र बना के ही छोड़ेंगे अगर आप हमारी रणनीति, हमारे नोट्स और हमारे ग्रुप को फॉलो करते हैं। देखिए, बाज़ार में, मार्केट में आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, तो आप देखिएगा कि अगर उनमें 300 पेज होते हैं ना, तो उनमें से करीब 150 पेज मैथ और रीजनिंग में बर्बाद है। हमने उसमें मैथ रीजनिंग में ज़्यादा नहीं बर्बाद किया है। हमने बस जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनकी ट्रिक बताइए, उनकी थ्योरी बताइए और कुछ उसके मॉडल क्वेश्चन बताएं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे और 10 नंबर के रीजनिंग आएंगे। इनमें से कम जो 20 नंबर का मैथ्स प्लस रीजनिंग आएगा, उसमें 10 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो आप बिना पढ़े सॉल्व कर पाएंगे। 5वीं 8वीं तक की मैथ्स आती है। 4-5 क्वेश्चन के लिए आपको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी मेन क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको ग्रुप में और वीडियो के माध्यम से कवर करा दूंगी। तो आपको इन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप हमारे नोट्स लेना चाहते तो ये नंबर लिखा हुआ है 6260190944। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप करके नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। 6 से 7 दिन में नोट्स आपके घर पे पहुंच जाएंगे। ये सातों की सातों बुकलेट आपके घर पे पहुंचेंगी और तुरंत हम आपको एक ऑनलाइन ग्रुप से जोड़ देंगे। ग्रुप की किस तरह का है वो थोड़ी देर में मैं आपको ग्रुप का रिव्यू भी बता देती हूँ। ग्रुप पे ही लेके चलती हूँ आपको, किस तरह हम तैयारी कराते हैं वो भी आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो ACT हार्मोन होता है वो किससे स्नाबित होता है? तो ACT जो हार्मोन होता है, जिसको हम बोलते हैं एडेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये ACT हार्मोन स्नाबित इनमें से किससे होता है? पीयूष ग्रंथि से, परावटु ग्रंथि से, अवटु ग्रंथि से या अग्नाशय ग्रंथि से? ACT हार्मोन किसके द्वारा स्नाबित होता है? तो जो ACT हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि से स्नाबित होता है। ACT हार्मोन किससे स्नाबित होता है? पीयूष ग्रंथि से। फ्रेंड्स, एक और बात याद रखिए, जो हमारे नोट्स हैं वो हैंड रिटन है, पढ़ने में बहुत आसान रहेगी। जो लोग भी महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ है, नोट्स नहीं बना पाती हैं, गाँव में रहती हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, कोई वर्किंग वूमेन है और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और जिनको जॉब की ज़रूरत है और नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारे रेडीमेड नोट्स ले सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे जो पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से जुड़ जाइए। टेलीग्राम लिंक भी दी है और उसके अलावा आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है, यहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आकांक्षा 1957 से। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ लो। ACT हार्मोन क्या बताया था मैंने? एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा उत्पादित और स्नाबित होता है और ये एड्रेनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। मेरी सारी वीडियो की PDF भी उसी ग्रुप में जाती हैं जो आपको नोट्स लेने पर मिलता है। जितने भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी, मेरी सीरीज जो टॉपिक वाइज चल रही है, सारा का सारा वहीं पर ही मैं भेजती हूँ। अगला है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इंसुलिन विरोधी प्रभाव रखता है? ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन या एस्ट्रोजन? तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इंसुलिन विरोधी प्रभाव रखता है? तो कार्टिसोल जो हार्मोन है वो इंसुलिन विरोधी प्रभाव रखता है। अगर रक्त में ये क्या करता है, जैसे किसी को, अगर आपके यहाँ किसी को डायबिटीज़ है तो वहाँ क्या हो गया है कि ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो आपके रक्त जो पूरे शरीर में घूम रहा है लाल कलर का, वहाँ पे रक्त पूरी तरह से शुगर घुल जाएगी, मतलब ब्लड में ब्लड नहीं रहेगा, उसमें क्या मिल जाएगी? शुगर मिल जाएगी। जैसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलसी टाइप नेचर होने लगता है, उसको खाना खाने के बाद एकदम से बेहोशी आने लगती है। तो कार्टिसोल जो हार्मोन होता है वो एड्रेनल ग्रंथि से स्नाबित होता है। इस हार्मोन की अधिकता कुंसिंग सिंड्रोम का कारण बनती है। इस हार्मोन की जो अधिकता होती है वो किसका कारण बनती है? कुंसिंग एक सिंड्रोम होता है। कुंसिंग सिंड्रोम मतलब एक कमी होती है, बीमारी। तो ये कुंसिंग सिंड्रोम का कारण बनता है कौन सा? कार्टिसोल हार्मोन। तो याद रखना, इंसुलिन विरोधी प्रभाव कौन सा हार्मोन रखता है? कार्टिसोल हार्मोन इंसुलिन विरोधी कार्य रखता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्नावी ग्रंथि कौन सी है?
तो पीनियल ग्रंथि, ये जिसको हम पीयूष ग्रंथि या पीयूष ग्लैंड भी बोलते हैं, ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतः स्नावित ग्रंथि होती है। ये अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। अग्र मस्तिष्क में थैलेमस होता है, वहाँ पे ये ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को शरीर की तीसरी आँख भी बोलते हैं। पीनियल जो ग्रंथि है उसको क्या बोलते हैं? उसको शरीर की तीसरी आँख भी बोला जाता है, याद रखना। पीनियल ग्रंथि को क्या बोलते हैं? शरीर की तीसरी आँख बोलते हैं, याद रखिए। इस ग्रंथि को शरीर की तीसरी आँख बोलते हैं। तो पीनियल ग्रंथि को शरीर की तीसरी आँख बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो पीनियल ग्रंथि है वो जैविक घड़ी की तरह काम करती है। कैसे काम करती है? जैविक घड़ी की तरह काम करती है। इसके द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। कौन सा? मेलाटोनिन। इसी के द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव होता है, जो नींद का जो चक्र होता है उसको नियंत्रित करता है। अगला है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण दीजिए। जो हार्मोन के रूप में काम करता है, ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीन है, एक स्तनपायी प्रोटीन है, जो कि स्तनपायी वाले जो जानवर होते हैं, मानव होता है, उसमें पाया जाता है। और ये मातृत्व गुणों का विकास करता है। जो माता के गुण होते हैं जैसे कि स्तनपान वगैरह, ये सभी गुणों का विकास कौन करता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है, तो याद रखिएगा। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि है वो कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। कौन सी है? अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। और इसको पैंक्रियाज भी बोलते हैं। ये आमाशय के पीछे पाई जाती है, एक गुलाबी रंग की। आमाशय के ये पीछे पाई जाती है अग्नाशय। कैसे कलर की होती है ये गुलाबी कलर की होती है। कैसे होती है? ये गुलाबी कलर की होती है। और इसका जो बाहरी स्नावक भाग है वो पाचक रसों को निकालता है। किसको? पाचक रसों को निकालता है। और इसी अग्नाशय में ही लैंगरहैंस दीपिका की कोशिका भी पाई जाती है। लैंगरहैंस जो कोशिकाएं होती हैं वो भी इसी में पाई जाती हैं। इसमें अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन और बीटा कोशिका से इंसुलिन और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। 3 प्रकार की ये कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 होती हैं। अल्फा से क्या होता है? ग्लूकोगॉन स्रावित होता है। बीटा से क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। और गामा से क्या होता है? गामा जो होता है वो गामा को डेल्टा कोशिका भी बोलते हैं, और इससे सोमेटोस्टेटोन स्रावित होता है। ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो किस कोशिका से, अग्नाशय की किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिकाओं से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? शरीर के तापमान को स्थायी रखती है, तो वो है हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन का ये भाग है। अग्र मस्तिष्क में ये पाई जाती है हाइपोथैलेमस। और यह तंत्रिका तंत्र और अंतः स्नावी तंत्र के बीच प्रमुख योजक कड़ी है। शरीर में भूख प्यास लगना, लैंगिक आचरण, शरीर की सुख सुरक्षा, इस पे सभी पे ये हाइपोथैलेमस ही नियंत्रण रखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। वृद्धि हार्मोन को सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन बोलते हैं। और इसका जो स्राव है वो पीयूष ग्रंथि करती है। वृद्धि हार्मोन को क्या बोलते हैं? सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। कौन सा बोलते हैं? सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन बोला जाता है, या STH बोला जाता है। ये शरीर की हड्डियाँ, शरीर की वृद्धि, हड्डियों की वृद्धि, ये सब करती है। यदि इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो भीमकाय रोग हो जाता है, पैर बड़ा हो जाता है, या एक्रोमेगली जैसे रोग बढ़ जाते हैं, और लंबाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि ये वाला जो हार्मोन है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, यदि ये बढ़ जाता है तो लंबाई इसमें बढ़ जाती है। और इस हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है। ज़्यादा हो जाए सोमेटोट्रॉफिक तो लंबाई ज़्यादा हो जाती है, और सोमेटोट्रॉफिक कम हो जाए तो क्या हो जाता है? बौनापन आ जाता है। स्त्रियों में रजोनुवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है? तो स्त्रियों का जो मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है वो उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। रजानुवृत्ति किसको बोलते हैं? कि मासिक चक्र की जो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, जनरली 50 के बाद आजकल ये होता है, तो रजोनुवृत्ति हो जाती है। इसमें जो मासिक धर्म होता है स्त्रियों का वो समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उसका बनना बंद हो जाता है,
तो स्त्रियों में रजोनिर्भर प्रवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है? प्रोजेस्टेरोन का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्धजनक हार्मोन इनमें से कहलाता है जो दूध को पैदा करता है? तो लैक्टोजेनिक जो हार्मोन होता है LTH, लैक्ट से कोई भी चीज़ आ जाएगी वो दुग्ध हार्मोन से संबंधित हो जाएगी। तो लैक्टोजेनिक जो हार्मोन है दुग्धजनक हार्मोन है और ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्नावित होता है। लैक्टोजेनिक जो हार्मोन होता है वो किस ग्रंथि से स्नावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध उत्पादन करना। वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन शरीर के जल संतुलन में सहायक होता है और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये इसका स्नाव कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। और जो ADH होता है जिसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। और दुग्धजनक कौन है? LTH है, लैक्टोजेनिक हार्मोन जिसको बोला जाता है। अगला है, कौन सा हार्मोन पुरुष में शुक्र जनन को उद्दीप्त करता है? पुरुष में जो शुक्र जनन है उसको कौन सा हार्मोन उद्दीप्त करता है? तो FSH करता है। कौन सा करता है? FSH करता है, जिसको फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन भी बोलते हैं। या ये क्या होता है? जो GTH होता है उसका एक प्रकार होता है। जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है उसका एक प्रकार होता है, एक होता है FSH और एक होता है LH। जो FSH होता है वो फॉलिकल उत्तेजन हार्मोन होता है जो पुरुषों में शुक्रजनन और स्त्रियों में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। और जो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन के स्नाव को प्रेरित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषों में शुक्र जनन को कौन उद्दीप्त करता है? FSH करता है, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। अगला है, बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की जो कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो जड़ वामनता रोग हो जाता है। इसको क्रेटिनिज्म भी बोला जाता है। यौवन अवस्था में इसकी अगर कमी हो जाती है तो मिक्सिडेमा नामक रोग भी हो जाता है। कौन सा? मिक्सिडेमा नामक रोग भी हो जाता है। और इसके अधिक हो जाता है अगर तो ग्वाइटर रोग हो जाता है। याद रखो, थायरॉक्सिन की अधिकता से ग्वाइटर हो जाता है और कमी से क्या हो जाता है? जड़ वामनता हो जाता है। और अगर यौवन, अब ये बच्चों की बात हो रही है, बच्चों में कौन क्या होता है। और अगर युवाओं की बात करें इस हार्मोन की कमी से तो युवाओं में मिक्सिडेमा हो जाता है। बच्चों में जड़ वामनता हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से और युवाओं में क्या हो जाता है? मिक्सिडेमा हो जाता है और अधिकता से क्या हो जाता है? ग्वाइटर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? आयोडीन युक्त हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। कौन सा होता है? थायरॉक्सिन होता है और ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्नावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और इसके ज़्यादा ये जो स्नावित करता है वो TSH हार्मोन को स्नावित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि इसमें सहायता प्रदान करती हैं। अगला है, कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रिनलिन को बोलते हैं लड़ो और उड़ो। ये एड्रिनल ग्रंथि से स्नावित होता है। इसको एड्रिनल एवं एपिनेफ्रेन भी कहते हैं। यह हार्मोन क्रोध, डर, मानसिक तनाव एवं व्यस्तता की अवस्था में अत्यधिक स्नावित होने लगता है, इसलिए इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। पैराथ हार्मोन को कॉलिप हार्मोन भी कहा जाता है। पैराथ हार्मोन को क्या बोला जाता है? पैराथ हार्मोन को कॉलिप हार्मोन भी बोला जाता है। कौन सा? कॉलिप हार्मोन। अगला है, निम्न में से पित्त का संचय किस में होता है? तो पित्त का संचय किस में होगा? पित्ताशय में होगा। पित्त जिसको हम बॉयल भी बोलते हैं, इसका स्नावन जो होता है वो यकृत द्वारा होता है। पित्त का स्नावन किसके द्वारा होता है? यकृत या लीवर द्वारा होता है। पित्त होता क्या है? ये येलो से कलर का होता है और इसका संचय गाल ब्लैडर जिसको पित्ताशय बोलते हैं उसमें होता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन ये जो आंतों में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं उनकी क्रिया को तीव्र कर देता है। अगला है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्नावन करती है? तो ऑक्सीटोसिन का जो स्नावन करती है वो पीयूष ग्रंथि करती है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। और ये पीयूष ग्रंथि, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड द्वारा स्नावित होता है। इसके अतिरिक्त वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एवं थायराइड प्रेरक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्नावित होते हैं।
गाय और जो भैंस के थन होते हैं उनमें भी दूध उतारने के लिए इसी का ही इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का ही लगाया जाता है। और माँ बच्चे को अपने लाड़ करती है, उसको प्यार करती है, वो भी इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण करती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रेम या आलिंगन हार्मोन भी बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से सीधे सीधे आपके क्वेश्चन बनेंगे। पूरे प्रैक्टिस सेट देखिएगा, पूरी ये सीरीज़ देखिएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पूरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।